आज हम क्लास 10 का चैप्टर 18 लघुकाव्यों पढ़ने जा रहे हैं। लघुकाव्य का अर्थ छोटी कविता होती है। इस लघुकाव्य में 3 तरह की कविता है: दोहा, मुक्तक और हाइकू। इन तीनों लघुकाव्यों प्रकार को हम बारी बारी से समझेंगे। तो चलिए हम पहले दोहे से शुरुआत करें। दोहा, जो 2 लाइन की एक छोटी कविता होती है, जो हमारे जीवन के भाव को व्यक्त करती है। यह हमें जीवन जीने की कला को सिखाती है। पहले दोहे में कवि अपने सगे संबंधियों के बीच प्रेम की बात करते हैं। जैसे नीम का पेड़ कड़वा होता है लेकिन उसकी छाया ठंडी होती है, वैसे ही भाइयों के बीच मनमुटाव हो सकता है, लेकिन मुश्किल समय पर वे हमारे साथ खड़े होते हैं। दूसरे दोहे में कहा गया है कि जो घड़ा पानी से पूरी तरह भरा होता है वह कभी छलकता नहीं है, जबकि थोड़ा पानी से भरा हुआ घड़ा ही केवल छलकता है। इसी तरह जो व्यक्ति पूर्ण ज्ञान से भरा हो वह कभी घमंड नहीं करता और न ही कभी अपनी बढ़ाई करता है। और जिस व्यक्ति के अंदर नाम मात्र का ज्ञान हो वह अपने ज्ञान का दिखावा करता रहता है। कवि ने इन दोहे के माध्यम से जीवन का ज्ञान दिया है। पहले दोहे में कवि हमसे कहते हैं कि कड़वा होए लीमड़ा पण शीतल एनी छाए, बांधव होए अबोलड़ा तोए पोतानी बांय, जिसका मतलब है कवि हमें नियम के उदाहरण देकर समझाते हैं कि नियम भले ही कड़वा हो लेकिन उसकी छाया ठंडी होती है। जो बाहर से हमें दिखता है वास्तव में भीतर से वैसा नहीं होता है। नियम के कड़वाहट में भी उसके भीतर ठंडी छाह छिपी होती है। उसी प्रकार भाइयों के बीच चाहे कितना भी मनमुटाव या लड़ाई क्यों ना हो, संकट के समय वे हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं। हमारे सगे संबंधियों के भीतर भी प्रेम छुपा होता है। ऐसे वो भले हमसे लाख लड़े, हमसे बहुत नाराज क्यों ना हो, पर मुश्किल समय पर वे ही हमारे साथ खड़े होते हैं। वे हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। अतः हमें अपने परिवार के महत्व को समझना चाहिए। इस दोहे में परिवार के प्रेम और रिश्तों की अटूट एकता का महत्व बताया गया है। दूसरे दोहे में कवि हमसे कहते हैं कि जे जन पामे पूर्णता ते कदी न फूलाए, पूरो घट छलकाए नहीं, अधूरो घट छलकाए, जिसका मतलब है कवि यहां घड़े का उदाहरण देकर कहते हैं कि पानी से पूरा भरा हुआ घड़ा कभी छलकता नहीं है, जबकि अधूरा घड़ा छलक जाता है। इसी तरह जो व्यक्ति पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर चुका होता है और ज्ञानी होता है वह हमेशा विनम्र और शांत रहता है, जबकि अधूरी ज्ञान और कम समझ वाला व्यक्ति अपने ऊपर घमंड करता रहता है और अपने झूठे ज्ञान का दिखावा करता है। इस दोहे में जीवन का महत्वपूर्ण संदेश दिया गया है कि सच्ची सफलता विनम्रता और शांति में होती है। अब हम दूसरे लघुकाव्य में मुक्तक पढ़ेंगे। मुक्तक, जिसका मतलब मोती होता है, यह लगभग 4 या 6 लाइन की कविता होती है। मुक्तक में अक्सर किसी एक घटना को सुंदर तरीके से मोतियों की तरह पिरोया जाता है। इस मुक्तक के लेखक शेख आदम आबूवाला हैं। शेख आदम मुल्ला शुजाउद्दीन आबूवाला का जन्म अहमदाबाद में हुआ था। वे कुछ समय तक पश्चिम जर्मनी में रहे और वॉइस ऑफ जर्मनी में हिंदुस्तान रेडियो विभाग की हिंदी उर्दू सेवा का संचालन किया। गुजराती गजल के विकास में उन्होंने मुशायरा गतिविधियों के माध्यम से उल्लेखनीय योगदान दिया। सरल और बोलचाल की भाषा में लिखी गई उनकी गजलें बेहद लोकप्रिय हुईं। चांदनी और सोनेरी लट उनके गजल संग्रह हैं। खुर्शी उनका व्यंग्यात्मक काव्य संग्रह है। शेख आदम आबूवाला ने जिंदगी को जोश, बेफिक्री और आनंद के साथ कैसे जिया जाए, यह हृदयस्पर्शी रूप में मुक्तक के लघु स्वरूप के माध्यम से वर्णित किया है। हम जिंदगी की आग को भी अपनी मेहनत और शक्ति से बाग में बदल देंगे और मृत्यु भी अगर सामने आए तो भी हम अपनी सिर मृत्यु को भेंट कर देंगे। हम दृढ़ संकल्प के साथ हर मोर्चे पर विजय प्राप्त करेंगे। इस भावना के साथ किसी भी कठिन परिस्थिति में हार न मानने का भाव कवि ने मार्मिक रूप से प्रकट किया है। पहले मुक्तक में कवि हमसे कहते हैं कि अमने नाखो जिंदगीनी आगमा आगने पण फेरवीशु बागमा, जिसका मतलब है हमारे जिंदगी को डालो आग में, आग को भी हम बदल देंगे बाग में। कवि शेख आदम आबूवाला कहते हैं कि जिंदगी में चाहे जितनी भी कठिनाइयां और चुनौतियां उनके सामने आए, वे उनका सामना डटकर करेंगे। यहां आग जीवन के संघर्षों और कष्टों को कहा गया है और कवि विश्वास दिलाते हैं
कि वे इन कठिनाइयों को भी अपनी शक्ति एवं परिश्रम से एक खूबसूरत बगीचे में बदल देंगे, यानी हर मुश्किल लक्ष्य को हासिल कर असफलता को सफलता में बदल देंगे। दूसरे मुक्तक में कवि हमसे यह कहते हैं कि सर करीशु आखिरे 100 मोर्चा, मौतने पण आववा 2 लागमा, जिसका मतलब है जीत लेंगे आखिर हर मोर्चा, मौत को भी आने दो हमारे साथ में। वे यह भी कहते हैं कि जीवन के हर मोर्चे पर, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो, वे जीत हासिल करेंगे। यहां तक कि मृत्यु का भी सामना करने के लिए वे तैयार हैं और उसे भी हौसले के साथ अपनाने की बात करते हैं। अब हम अगले मुक्तक को पढ़ेंगे, जिनके लेखक हर्षद त्रिवेदी है। हर्षद अमृतलाल त्रिवेदी का जन्म सुंदरनगर में हुआ था। उनके काव्य संग्रहों में एक खाली नाव, रही है बात अधूरी, तारो आवाज, तारा विना शामिल हैं। शब्दानुभव उनका विवेचनात्मक लेखों का संग्रह है। लालित्य राजेंद्र शाह के सोनेट, अलंकृता, नवलकथा और मैं उनके संपादित कार्य हैं। हर्षद त्रिवेदी ने इस मुक्तक में मनुष्य के अविश्वास और उसका स्वार्थपूर्ण व्यवहार व्यक्त किया है। मनुष्य पक्षी को पिंजरे से मुक्त करता है, लेकिन पक्षी बाहर निकलने के बाद मनुष्य की ओर देखता है और फिर वापस पिंजरे में लौट जाता है। यह एक गहरा व्यंग्य है जो यह दिखाता है कि मनुष्य दूसरे को स्वतंत्रता देने का दावा तो करता है, लेकिन दूसरों को स्वतंत्रता देने के पीछे उसका कोई न कोई स्वार्थ छिपा होता है। यह मुक्तक मनुष्य के लालच और स्वार्थ को उजागर करता है। दूसरे मुक्तक में कवि हमसे कहते हैं कि पिंजरानु बारणु खोलीने पंखीने कहेवामा आव्यू, हवे तु मुक्त छे, पंखीए बाहर निकलीने माणस सामे जोयु, अने पाछू पिंजरामा भराई गयु, जिसका मतलब है पिंजरे का दरवाजा खोलकर पक्षी से मनुष्य ने कहा, अब तू मुक्त हो। पक्षी ने बाहर निकलकर मनुष्य की ओर देखा और फिर पिंजरे में लौट गया। हर्षद त्रिवेदी ने इस मुक्तक में मनुष्य के अविश्वास और उसका स्वार्थपूर्ण व्यवहार बताया है। मनुष्य पंक्षी को पिंजरे से मुक्त तो करता है, लेकिन उसमें भी उसका अपना स्वार्थ छुपा होता है। आजकल हर इंसान इतना स्वार्थी और लालची हो गया है कि बिना फायदे के वह कोई काम नहीं करता। पशु पंक्षी मनुष्य के इस स्वार्थ और लालच को समझते हैं, इसलिए पंक्षी बाहर निकलने के बाद मनुष्य की ओर देखता है और फिर वापस पिंजरे में लौट जाता है। यह हम इंसानों पर एक गहरा व्यंग्य है कि हम इंसान थोड़े पैसे के लिए कितने हद तक गिर गए हैं। लालच में हमने पशु पक्षी, पेड़ पौधे किसी को नहीं छोड़ा। हम पर अब कोई विश्वास नहीं करता। यह हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। अब हम फिलिप क्लार्क के द्वारा लिखा गया हाइकू पढ़ने जा रहे हैं। इसके लेखक फिलिप स्टैनिसा क्लार्क है, जिनका जन्म आनंद जिले के शामरख में हुआ था। उन्होंने पहले शिक्षक के रूप में और फिर सरकारी अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। उनके काव्य संग्रहों में टहुकी रहे गगन, सूर में गाजे वन ते पहला शामिल हैं। उनके लघु कथा संग्रह का नाम बारी है। बाल साहित्य संग्रहों में रिमझिम, रमता रमता रात पड़ी, सवारना तड़कामा शामिल हैं। उनका हास्य व्यंग्य पुस्तक मॉर्निंग वॉक है। हाइकू एक जापानीज कविता होती है। ये 3 लाइन की होती है, जिसमें केवल 17 लेटर होते हैं। पहली लाइन में 5 लेटर, दूसरी में 7 लेटर और तीसरी लाइन में फिर से 5 लेटर होते हैं, जिसमें 5, 7, 5 अक्षरों की कुल 17 अक्षरों की 3 लाइन होती है। हाइकू हमारे मन में एक चित्रकार की तरह चित्र उतार देता है। यहां प्रस्तुत हाइकू में हरे रंग के काई के कारण ऐसा लगता है मानो तालाब सो गया है। उसमें कोई हलचल या जान ही नहीं है। लेकिन जैसे ही एक पक्षी आकर अपनी चोंच डुबोता है, तालाब जाग उठता है, मानो उसमें जीवन आ गया हो। यह एक प्राकृतिक घटना है, परंतु यह मधुर चित्र यह भी दर्शाता है कि हमारा अस्तित्व किसी के जगाने से कैसे जागृत हो जाता है। हाइकू लील ओढ़ी ने पोढ़यू तलाव, जाग्यू पंखीनी चांचे, जिसका मतलब है हरे रंग के काई ओढ़कर गहरी नींद में सोया तालाब जागा, पक्षी की केवल एक चोंच से। फिलिप क्लार्क का यह हाइकू प्रकृति के शांत और शीतल रूप को व्यक्त करता है। हाइकू में यह चित्रण है कि तालाब शांत है, बिना किसी हलचल के, जैसे उसकी आत्मा गहरी नींद में सोई है। फिर एक पक्षी कहीं से आता है और अपनी चोंच से तालाब की सतह को छूता है, मानो पंक्षी तालाब को उठा रहा हो, जिससे तालाब में अचानक जान लौट आई हो।
यह हाइकू जीवन और मरण के बीच की कड़ी को दिखाता है, जहां एक छोटी सी हलचल, पंक्षी की चोंच, पूरी प्रकृति को जगा देती है। यहां इस हाइकू में हरे रंग के काई के कारण ऐसा लगता है मानो तालाब सो गया है, उसमें कोई हलचल या जान ही नहीं है। लेकिन जैसे ही एक पक्षी कहीं से आकर अपनी चोंच मारता है, तब पूरा तालाब जाग उठता है, मानो उसमें जीवन आ गया हो। वैसे ही हम इंसान भी सोए हुए हैं, अपने लक्ष्य को असंभव मानकर हार चुके हैं, पर एक थोड़ा सा जोश हमारे भीतर एक नया उमंग भर देता है, जिससे हम जाग उठते हैं और अपने हर असंभव काम को भी संभव कर देते हैं। अब हम अगला लघुकाव्य पढ़ने जा रहे हैं, जो भी एक हाइकू है, जिसके लेखक धीरू परीख है। धीरू भाई ईश्वरलाल परीख का जन्म वीरमगाम में हुआ था। उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी में गुजराती विभाग में अध्यक्ष के रूप में सेवा दी और वहां से रिटायर्ड हुए। उनके कहानी संग्रह में कंटकनी खुशबू शामिल है। उघाड़ उनका कविता संग्रह है। अंग 25 में छप्पा शैली में 25 कटाक्ष कविताएं हैं। आज्ञा उनका हाइकू संग्रह है। रासयुग्मा प्रकृति निरूपण उनका शोध प्रबंध है। उन्होंने देश नवदेश के कवियों के बारे में परिचय देने वाली पुस्तक भी लिखी है। निष्कुलानंद पदावली, 7 महाकाव्य, पंच महाकाव्य उनके संपादित ग्रंथ हैं। इस हाइकू में कवि ने एक खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है, जिसमें बादल पहाड़ की चोटी तक पहुंचकर खुद ही बिखर जाता है और अपने आप ही टूटने लगता है। हल्केपन के आनंद की यह तस्वीर स्मरण में रह जाने योग्य है। हाइकू पर्वत टोचे पहुंच्यू वादल स्वयं गयु वेराई, जिसका मतलब है कि पहाड़ की चोटी पर पहुंचा बादल स्वयं गया बिखर। इस हाइकू में धीरू परीख ने एक खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है, जिसमें बादल पहाड़ की चोटी तक पहुंचकर खुद ही बिखर जाता है और अपने आप टूटने लगता है, जिसका अर्थ है कि जब इंसान धन, मान, संपत्ति सब कुछ हासिल करके बादल जैसा ऊपर उठने लगता है, तब वह शांत और विनम्र हो जाता है। वह घमंड और अभिमान को छोड़कर खुद को हल्का महसूस करने लगता है। वह हल्केपन के आनंद महसूस करता है, परंतु जब उसका घमंड और अभिमान भी ऊपर जाने पर उसके साथ साथ रह जाता हो, तब उससे किसी से टकराने की जरूरत नहीं होती है। वह इंसान खुद व खुद बिखर कर नष्ट हो जाता है। वह अपना नुकसान खुद कर लेता है। इसलिए हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अपने घमंड और अभिमान को छोड़कर शांत और विनम्र हो जाना चाहिए। इस तरह के एनिमेटेड वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।